हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम बात करने वाले हैं टाटा स्टील के बारे में, जिसके आगे है रिजल्ट। और इस वीडियो में हम लोग करेंगे उनके पूरे बिजनेस का एनालिसिस। साथ ही में हम करेंगे यहाँ पे फंडामेंटल रिसर्च, पूरे टेक्निकल एनालिसिस, कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी के कैश फ्लोज, डेब्ट, वैल्यूएशंस, कंपनी के मैनेजमेंट का क्या कहना है, पूरी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन और कुछ ऐसे फैक्ट्स जानेंगे कंपनी के बारे में जो आप लोग ने कभी पहले नहीं देखे होंगे। शेयर होल्डिंग के पैटर्न वगैरह का एनालिसिस वगैरह सारी चीज़ें टाटा स्टील के बारे में जान लेंगे। और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसमें आपका यहाँ पे ट्रेडिंग पैटर्न क्या होना चाहिए, आपको बाय करना है, सेल करना है, होल्ड करना है, या फिर यहाँ पे आपको किस लेवल पे बाय करना है, आपका शॉर्ट टर्म टारगेट क्या होगा, लॉन्ग टर्म टारगेट क्या होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम लोग बताएंगे इस वीडियो के अंदर। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि टाटा स्टील के अलावा अगर आप कोई भी वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया है तो। इसमें अभी हम लोग एक चीज़ नहीं डिस्कस कर पाएंगे, वो है ब्रोकरेज टारगेट्स, जो अभी तक सारे अपडेट नहीं हुए हैं। जैसे ही ब्रोकरेज टारगेट्स वगैरह आ जाएंगे हम लोग यहाँ पे पिन कमेंट में बता देंगे। नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। टेलीग्राम चैनल के बारे में बताना चाहूँगा, अगर आप देखोगे तो ये नॉर्मल टेलीग्राम चैनल नहीं है, ये एक मार्केट टिकर है जहाँ पे 24/7 यहाँ पे सारी न्यूज़ ऑटोमेटेड फीड के थ्रू, एक सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग अपडेट करते हैं। और ये बड़े बड़े जितने भी अपने सॉफ्टवेयर्स होते हैं और बड़े बड़े न्यूज़ चैनल वगैरह होते हैं, वहाँ से ये सारी चीज़ें अपडेट आ जाती है। जैसे अगर आप देखोगे टाटा स्टील पे यहाँ पे ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो CLSA का टारगेट आया है 1064, यहाँ पे बाय प्राइस यहाँ पे जो दिया गया है। और ओवरऑल यहाँ पे जो कि इन लोग का कहना है, ये लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम लोग ऑलरेडी ये सारे ऑटोमेटेड फीड के थ्रू यहाँ पे अपडेट करते रहते हैं। अगर आप देखोगे तो ये आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करने का एक सिंपल तरीका है, यहाँ पे आप क्या कीजिए, टेलीग्राम पे जाइए, बीट द स्ट्रीट सर्च किए, नहीं तो आप लिंक इन डिस्क्रिप्शन के थ्रू यहाँ पे आप जा सकते हैं। तो इस चैनल से आप ऐसे जुड़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। अगर हम यहाँ पे ब्रोकरेज टारगेट्स वगैरह की भी बात कर लेंगे, थोड़े बहुत यहाँ पे आ चुके, तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए, यहाँ पे मैनेजमेंट ने प्रेस रिलीज में क्या बोला है, टाटा स्टील रिपोर्ट हाईएस्ट एवर कंसोलिडेटेड EBITDA, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। और डेप्ट यहाँ पे जो डिक्लाइन हुई है 28% से हुई है। और ये तब हुई है जब यहाँ पे उनके जो यूरोप के लिए जो डील थी, यूरोप की जो थाइसन क्रप वाली डील थी, वो भी कैंसिल हो जाती है। उसके बाद भी 28% की यहाँ पे जो अगर आप देखोगे तो FY21 में यहाँ पे उन लोग ने डेप्ट को डिक्रीज किया है। अगर हम देखें कंसोलिडेटेड EBITDA, अगर आप देखते हो 14,290 करोड़ का है। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट यहाँ पे 7,000 करोड़ का है। अगर हम बात करें ओवरऑल यहाँ पे पूरे साल के लिए 30,000 करोड़ का EBITDA पुट ऑन किया है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 8,000 करोड़ का यहाँ पे FY21 के अंदर प्रॉफिट है। तो अगर आप देखोगे ना तो कंसोलिडेटेड EBITDA यहाँ पे अगर आप देखते हैं Q4 के लिए और यहाँ पे Q1 FY21 के लिए, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो क्वार्टर अच्छा रहा है परफॉर्मिंग, वो यहाँ पे ये रहा है। अगर आप देखोगे आधा EBITDA तो यहाँ पे Q4 से आ गया है, और यहाँ पे प्रॉफिट भी लगभग यहाँ पे सबसे ज़्यादा वहीं से आया है। फ्री कैश फ्लोज यहाँ पे 8,826 करोड़ के रहे Q4 के लिए, और यहाँ पे 23,000 करोड़ के ओवरऑल कैश फ्लोज रहे FY21 के लिए। फ्री कैश फ्लोज का मतलब होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस फाइनेंस कॉस्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर और थोड़े बहुत टैक्सेस वगैरह। कंपनी की जो टोटल डेप्ट है, नेट डेप्ट का मतलब होता है ग्रॉस डेप्ट माइनस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो यहाँ पे 29,000 करोड़ से अगर आप देखोगे यहाँ पे डिक्रीज हुई है, और अब वो 75,000 करोड़ हो गई है। और वहीं पे अगर आप देखोगे नेट डेप्ट टू EBITDA का जो रेशो है वो 2.44 हो गया है, और नेट डेप्ट टू इक्विटी 0.98 हो गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। वहीं पे अगर अपन देखें जो इनका पैलेट प्लांट है और कोल्ड रॉयल प्लांट है काली गंगा नगर में, वहाँ पे वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और ये 5 MTPA का यहाँ पे एक्सपेंशन है। और ये यहाँ पे अभी जो प्रोजेक्ट है ये रीस्टार्ट हो चुका है। इंडियन ऑपरेशंस की बात करें, अगर आपने देखा होगा तो इन लोग ने Q4 के अंदर बताया था हाईएस्ट क्रूड स्टील का प्रोडक्शन था 4.7 मिलियन मेट्रिक टन्स का। वहीं पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 4.7 मिलियन टन्स का था। और वहीं पे अगर हम देखें यहाँ पे जो रजिस्टर्ड ग्रोथ करी थी 3.7 की करी थी Q-on-Q बेसिस पे। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कंपनी की बाकी सारी चीज़ों की, तो अगर आप देखोगे स्टील डिलीवरीज जो है, मतलब जो डिलीवरी पैटर्न है, मतलब जो सेल्स वगैरह होती है 16% से यहाँ पे राइज होती है Q-on-Q बेसिस पे। और यहाँ FY21 के अंदर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टोटल 17.31 मिलियन टन्स का यहाँ पे डिलीवरी किया है। और वहीं पे अगर आप देखें FY21 के अंदर जो प्रोडक्शन किया था वो 16.92 मिलियन टन्स का किया था, और यहाँ पे जो कंपनी ने डिलीवरी करी है वो यहाँ पे 17.31 की करी है। मतलब कंपनी अपनी यहाँ पे इन्वेंट्री, जो पुरानी इन्वेंट्री थी, उससे कंपनी ने अपने यहाँ पे सेल्स की है। मतलब जो कंपनी का प्रोडक्शन है वो कम है, सेल्स ज़्यादा है। तो ये एक अच्छी बात है।
वहीं पर अगर आप बात करें हाईएस्ट एवर क्वार्टरली EBITDA की बात कर चुके हैं, जो कि 40% बढ़ा है। अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे ये स्टैंड अलोन बेसिस पे दिया है, ये क्यू ऑन क्यू यहाँ पे 40% से बढ़ा है और 2.7 टाइम्स बढ़ा है वाई ऑन वाई बेसिस पे। उसी के अलावा अगर आप देखते हैं पर टन जो EBITDA बैठता है कंपनी के लिए, वो 26,309 रुपये का बैठता है। मतलब एक टन पे कंपनी 26,309 रुपये कमा रही है। EBITDA मार्जिन 40% है। और यहाँ पे FY21 के लिए जो पर टन EBITDA बैठता है वो हम लोग ने देख लिया है। तो ये सारी चीज़ें थी कंपनी की ओवरऑल जो यहाँ पे चीज़ें हैं वो काफ़ी यहाँ पे स्ट्रांग है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे और थोड़ी बहुत चीज़ों की, तो अगर आप देखोगे इनका जो स्टैंड अलोन EBITDA है वो यहाँ पे हाईएस्ट है, वो भी हाईएस्ट है और उसके अंदर 37% की ग्रोथ है और स्टैंड अलोन में 43% का मार्जिन है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो पर टन EBITDA होता है वो यहाँ पे 27,000 रुपये का है। टाटा स्टील BSL के लिए कंपनी ने बोला है कि उनकी भी जो परफॉर्मेंस रही है वो बहुत ही शानदार रही है। और वहाँ पर अगर आप देखोगे तो टाटा स्टील BSL के बारे में दिया है और मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ टाटा स्टील के BSL में। अगर आपने नहीं देखा तो हम लोग ने उसका पूरा फंडामेंटल एनालिसिस किया था, टाटा स्टील BSL का और टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स का भी, तो वो आप आई बटन दबा के देख सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि स्टील की प्राइसेस क्यों बढ़ रही है और स्टील स्टॉक्स क्यों बढ़ रहे हैं तो उसका भी हम लोग ने एनालिसिस किया है। ये तीनों वीडियो आप आई बटन दबाते ही आपको मिल जाएंगे। अगर यहाँ पे आप देखोगे टाटा स्टील BSL की भी वैल्यूएशंस काफी हाई हो चुकी थी, तो हम लोग ने यहाँ पे 100 रुपए पे इसको प्रॉफिट बुक करने को बोला था और हम लोग ने जब वीडियो बनाया था तो 50 रुपए के लगभग बनाया था। तो ये सारी चीजें थी। और उसी के अलावा अभी यहाँ पे NCLT का यहाँ पे आना बाकी है। अगर आप देखते हैं तो NCLT की स्कीम का यहाँ पे आना बाकी है। 15:1 का रेशो है, मतलब हर 15 BSL के लिए एक टाटा स्टील का शेयर मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें। और अगर आप इनके यूरोप के बिजनेस की बात करें, वहाँ पे जो डिलीवरीज है 17% क्यू ऑन क्यू ग्रोथ है, 3% वाई ऑन वाई ग्रोथ है। उसी के अलावा यहाँ पे कंपनी ने बोला है कि वो बेस्ट यहाँ पे अभी जो चीज़ें हैं वो कर रही है टाटा स्टील यूरोप के लिए। और उसी के अलावा अभी यहाँ पे वो अभी भी यहाँ पे वहाँ पे एक कंसर्न है, अगर टाटा स्टील यूरोप के बिजनेस के लिए कोई बड़ा यहाँ पे इन्वेस्टर मिल जाता है तो कंपनी की डेप्थ सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हो सकती है। और बोर्ड ने इस सारे रिजल्ट की खुशी में 25 रुपए का डिविडेंड अनाउंस किया है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। और वहीं पे अगर आप देखोगे जो इनके पार्टली पेड शेयर है उस पर 6 रुपये 25 पैसे का डिविडेंड दिया है। फिनेंशियल हाइलाइट्स आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग टोटल कंसोलिडेटेड बेसिस पे ही बात करेंगे अगर आप देखना चाहते हैं। और यहाँ पे एक अच्छी बात क्या है जो मेरे को हर बार लगती है टाटा स्टील या फिर टाटा की कंपनीज की, कि वो लोग अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्यू ऑन क्यू बेसिस का भी एनालिसिस करते हैं। अगर आपने देखा, अगर हम लोग ने कल अडानी के वीडियोस में बताया था, अडानी ग्रुप की कंपनीज कभी भी प्रेस रिलीज में क्यू ऑन क्यू बेसिस एनालिसिस नहीं करती है और हमेशा मैनेजमेंट वाई ऑन वाई ग्रोथ बताता है। बट रियल ग्रोथ और रियल परफॉर्मेंस हमें क्यू ऑन क्यू बेसिस पे पता पड़ती है, क्योंकि पिछला साल तो बहुत ही खराब था और वो सारी चीजें होती है और एक साल में बहुत सारी चीजें बदलती है। तो इसलिए अगर आप कभी भी वाई ऑन वाई ग्रोथ देखते हो ना तो आपको बहुत ज्यादा दिखेगी, बट क्यू ऑन क्यू आपको एकदम डिसेंट ग्रोथ देखने को मिलेगी। चलिए फिर अगर आप बात करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की लें तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 7,000 करोड़ का प्रॉफिट डाला है, जो पिछले क्वार्टर में 4,000 करोड़ का था और उससे पहले लॉस में था। वहीं पे अगर हम रेवेन्यू की बात करें कंपनी के टर्नओवर की, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी का टर्नओवर भी बढ़ा है। अभी 49,000 करोड़ का टर्नओवर हो चुका है, जो पिछले साल भी कम था और पिछले क्वार्टर भी कम था। प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन भी यहाँ पे कंपनी का बढ़ा है और डिलीवरीज भी बढ़ी है। तो हर तरीके से कंपनी ने यहाँ पे एक शानदार परफॉर्मेंस दी है। थोड़े बहुत यहाँ पे कंपनी ने, अगर आप देखते हैं प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स, तो यहाँ पे आपको और ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। ठीक है, पूरे साल की बात करें तो पूरे साल का भी जो बिजनेस रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है। यहीं पे अगर आप देखते हैं तो प्रोडक्शन और यहाँ पे जो डिलीवरीज है, ये जो पिछले साल से डिलीवरी ज़रूर कम हुई है, बट यहाँ पे अगर आप प्रोडक्शन देखते हो तो यहाँ पे प्रोडक्शन भी कंपनी ने कम किया है। अब इसके पीछे बहुत ही सिंपल रीज़न है, FY21 में प्रोडक्शन क्यों कम होगा, डिलीवरी क्यों कम होगी, तो उसके पीछे एक सिंपल सा रीज़न है कि 2-3 महीना तो अपना FY21 में लॉकडाउन था, उसके बाद भी कंपनी ने इतनी शानदार परफॉर्मेंस दी है, तो आप समझ सकते हैं। और वहीं पर आप कंपनी के टर्नओवर को देखिए ना, टर्नओवर में आपको बहुत ही शानदार ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीजें थी। अगर हम बात कर लेते अभी कंपनी के, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कंपनी के जो CEO हैं और यहाँ पे CFO हैं, उनके क्या कमेंट्स है उस पर भी बात कर लेते हैं और बता देता हूँ कि कुछ यहाँ पे बड़ी बात बोली है तो वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, इतने बड़े कमेंट में जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, कंपनी ने बोला है कि जो कंपनी परफॉर्मेंस रही है ना, उनकी CEO ने क्या बोला है, ये पहले तो मैं आपको बता दूं, ये ऑटोमेटिव के अंदर सबसे ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है, मतलब ऑटोमोबाइल सेक्टर को सबसे ज़्यादा काम करके देते हैं, मतलब टाटा मोटर्स वगैरह जो है ना, ये इनका मेजर कस्टमर होता है। वहीं पे
अभी अगर आप देखोगे तो कंपनी ने ऐसा कैसे कमाया है ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप, सुपीरियर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ब्रांड, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अभी यहाँ पे जो एक कमेंट है वो यहाँ पे है, सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस के कारण अभी यहाँ पे इंडिया के बिजनेस में एक बहुत बड़ी रिस्क है, और यहाँ पे मिनिमाइज द ऑन इम्पैक्ट पे यहाँ पे कंपनी काम कर रही है। और वहीं पे कंपनी अपना यहाँ पे जो वो एक जो काली गंगानगर में जो वो चल रहा है, उस पे यहाँ पे अभी उसका एक्सपेंशन वगैरह प्लान कर रखा है, और यहाँ पे शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएशन पे हमेशा कंपनी जुड़ी रहेगी। वहीं पे अगर आप देखोगे, अगर यहाँ पे जो इनके कौशिक चटर्जी हैं, उन्होंने बहुत एक अच्छा कमेंट दिया है। देखिए यहाँ पे ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, है ना, बट यहाँ पे करंट फाइनेंशियल ईयर का आउटलुक है, ये मतलब आउटलुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाटा स्टील क्या सोचता है नेक्स्ट ईयर पे, तो वो आप देख लेते हैं। यहाँ पे कंपनी बोल रही वी विल रिड्यूस द डेप्ट लेवल बाय मोर देन $1 बिलियन, ठीक है। वहीं पे हम हमारी कैपिटल एलोकेशन स्ट्रेटेजीज को यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे, और यहाँ पे बोर्ड ने रिकमेंड किया डिविडेंड वगैरह एंड द कंपनी, और वो बाकी सारी चीज़ें कुछ काम की नहीं है। मतलब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमेंट था। $1 बिलियन से कंपनी का डेप्ट यहाँ पे रिड्यूस करने का एक यहाँ पे प्लान है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पे, जो सबको बढ़िया लगता है, वो है हमारा रिजल्ट का प्रेजेंटेशन। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अब आपको सारी चीज़ें एकदम फिगर विगर में दिखेगी। वहीं पे अब देखिए, अगर इंडिया का जो पूरा बिजनेस है 60% यहाँ पे इंडिया से आता है और 39% बाहर से आता है, और EBITDA की बात करें 86% यहाँ पे इंडिया से आता है और 14% यहाँ पे बाहर से आता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे नेट डेप्ट रिड्यूस के बारे में बताया है ओवरऑल, और वहीं पे कैपिटल एलोकेशन, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज, हाईएस्ट एवर EBITDA और पैट, ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो हम यहाँ पे अभी वापस नहीं करेंगे, बट फिर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अगर आप देखो तो यहाँ पे कंपनी का जो देखेंगे तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर हम बात करें लॉस्ट टाइम इंजरी फ्रीक्वेंसी रेट, अभी ये क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे पर मिलियन मैन आवर्स वर्क जो होते हैं, बेसिकली कंपनी यहाँ पे कितने लोग जो होता है ना लॉस्ट टाइम इंजरी, मतलब एम्प्लॉयज़ की इंजरी के कारण यहाँ पे कितना यहाँ पे नुकसान होता है, तो वो कंपनी ने अभी रिड्यूस किया है। अगर आप देखेंगे तो 24% से रिड्यूस किया है। बेसिकली यहाँ पे सेफ्टी मेजर्स वगैरह लिए हैं, ये कंपनी के एम्प्लॉयज़ वगैरह के बारे में बताया। अब यहाँ पे कम्युनिटी वगैरह में कैसे काम चल रहा है। उसी के अलावा कंपनी ने 1150 करोड़ का यहाँ पे लगभग यहाँ पे टोटल 5 साल में खर्चा किया है। 222 करोड़ CSR का स्पेंड है इनका। वहीं पे सस्टेनेबिलिटी पे यहाँ पे काम कर रही है, और वे फॉरवर्ड यहाँ पे क्या है, जो भी ये सारे CSR रिलेटेड हैं। ग्लोबल स्टील प्राइसेस, ये एकदम सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये वर्ल्ड की GDP ग्रोथ बताइए, ठीक है। वहीं पे अगर आप देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ कैसे बढ़ी है, अगर आप देखते हो मैन्युफैक्चरिंग PMI अगर आप देखोगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि GDP और मैन्युफैक्चरिंग PMI ही सबसे ज़्यादा इनको रन करता है। और वहीं पे अगर आप देखोगे स्टील प्राइजेस, तो ये कितना यहाँ पे सिग्निफिकेंटली यहाँ पे बढ़ा है। और स्टील प्राइजेस पे हम लोग ऑलरेडी हमारे वीडियो में बताया था कि मैंने, है ना, जो यहाँ पे चल रहा है चाइना के कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, जो अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे स्टील प्राइस यहाँ पे इम्प्रूव्ड हुई है, अगर आप देखते हो तो ये सारी चीज़ें हैं। वहीं पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे स्टील स्प्रेड, मतलब यहाँ पे स्टील स्प्रेड क्या होता है, बेसिकली कंपनी यहाँ पे कितना रुपया मार्जिन कमा रही है वो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। वहीं पे अगर आप देखोगे तो ये सारी चीज़ें ये बेसिकली अपना ओवरऑल स्टील के प्राइजेस पे रिलेटेड है, ठीक है। और वहीं पे अगर आप देखोगे चाइना की जो स्टील डिमांड है वो कंटिन्यूज टू बी रोबस्ट। चाइना के अंदर जो अगर आप देखोगे यहाँ पे स्टील प्रोडक्शन वगैरह, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें चाइना स्टील में अगर आप देखोगे ना, अपरेंट स्टील डिमांड जो है उनकी वो बहुत ज़्यादा है। और चाइना में अगर डिमांड बढ़ती है तो यहाँ पे चाइना का एक्सपोर्ट कम होगा, और चाइना का अगर एक्सपोर्ट कम होता है तो ग्लोबल मार्केट के अंदर टाटा स्टील जैसी कंपनियां या फिर इंडियन की स्टील कंपनीज यहाँ पे अपना प्रोडक्ट ज़्यादा बेच सकती, तो उनकी डिमांड ऑलरेडी बढ़ जाएगी। तो अभी जैसे जितने भी मेजर्स लिए गए हैं ना, तो ये सारी चीज़ें की गई है। अभी अगर ये जो एक्सपोर्ट है ना, ये मार्च 21 का है, और अभी यहाँ पे चाइना ने तो है ना एक्सपोर्ट ड्यूटी हटा दी है। तो यहाँ पे जो एक्सपोर्ट पे पहले रिबेट मिलती थी ना चाइना में एक्सपोर्ट करने पे, तो हटा दी है। तो अब यहाँ पे चाइना का एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, तो उससे बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलेगा फ़ायदा। वहीं पे अगर आप देखोगे इंडिया के अंदर यहाँ पे कैसे यहाँ पे रोबस्ट डिमांड रही है, अगर आप देखते हो तो यहाँ पे एक्सपोर्ट वगैरह की फिनिश्ड स्टील डिमांड कैसे रही है। और उसी के अलावा यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी, कंस्ट्रक्शन, ऑटोमेटिव, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं पे अगर आप देखेंगे ये सारे बड़े बड़े सेक्टर्स हैं जो टाटा स्टील के यहाँ पे प्रोडक्ट्स और ओवरऑल इंडिया की स्टील कंपनीज को यहाँ पे वो करते हैं। अगर आप देखेंगे यूरोप के अंदर भी यही सेम चीज़ है, और यूरोप के अंदर भी यहाँ पे जो इम्पोर्ट शेयर है वो यहाँ पे बढ़ता आ रहा है। और ओवरऑल यहाँ पे जो आउटलुक है, इकोनॉमिक आउटलुक है ना, वो बहुत अच्छा है। बट इंडिया में कोविड प्रॉब्लम आ चुकी है, और जिसके कारण यहाँ पे सारी चीज़ें अभी ये इम्पैक्ट होती हुई दिखाई देंगी। वहीं पे अगर आप देखें EBITDA पर टन जो अगर आप बात करते हैं, वो यहाँ पे अगर आप देखना चाहते हैं
तो यहाँ पे कैसे बढ़ा है, 6,000 रुपये का EBITDA 18,000 का EBITDA हो चुका है, 3 गुना EBITDA पर टन बढ़ा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कंपनी ऑपरेशनली कैसा परफॉर्म कर रही है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए EBITDA में अगर अपन देखते हैं ना, तो सारी EBITDA में वो अगर अपन देखते हैं ना, तो ये ऑपरेशनल परफॉर्मेंस पता पड़ती है, ऑपरेशनल प्रॉफिट। इसमें फिनेंस कॉस्ट वगैरह, टैक्स वगैरह, डेप्रिसिएशन वगैरह सब कुछ हट जाता है। अब अगर आप देखोगे कंपनी का जो EBITDA है, जो पहले यहाँ पे अगर आप देखते हैं टोटल जो EBITDA अगर आप देखोगे, यहाँ पे जो एडजस्टेड EBITDA है 13,000 करोड़ का जो EBITDA कंपनी ने पोस्ट किया है इस बार, वो यहाँ पे कैसे बढ़ा है, यहाँ पे सेलिंग रिजल्ट से बढ़ा है, फिर कॉस्ट चेंजेस कंपनी ने किए हैं। वहीं पे अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम मिक्स के कारण यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे चीज़ें ये नेगेटिव हुआ है, और उसी के अलावा अदर चेंजेस के कारण यहाँ पे इस तरीके से कंपनी ने ये सारी चीज़ें करी है। वहीं पे यहाँ पे कंपनी के हायर प्रोडक्शन अलॉन्ग विद हायर आयरन ओर प्राइजेस के कारण यहाँ पे ये कॉस्ट में यहाँ पे मतलब जो चेंजेस हैं वो सारे हुए हैं। अब फ्री कैश फ्लोज यहाँ पे कंपनी ने कैसे अचीव किए हैं, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहले जहाँ कंपनी का अभी EBITDA था, यहाँ पे 30,000 करोड़ का EBITDA है। फिर वर्किंग कैपिटल में इंप्रूवमेंट किया, फिर फिनेंस कॉस्ट रिड्यूस करी, टैक्स वगैरह यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये फिनेंस कॉस्ट जो है ये बढ़ गई है, और टैक्सेस वगैरह पे किए, उसमें से नॉन कैश और ये सारी चीज़ें हटाते गए, तो ये फ्री कैश फ्लोज ऐसे आ गए। और उसके अलावा यहाँ पे नेट कैश फ्लोज वगैरह कैसे किए हैं, तो ये कंपनी ने ये सारी चीज़ें करी है, बोरिंग वगैरह का रीपेमेंट किया है। तो ये सारी चीज़ें कर कुरा के अगर आप देखोगे लगभग 30,000 करोड़ की बोरिंग्स का रीपेमेंट किया है। तो ये कंपनी का पूरा कैश का स्ट्रक्चर है। EBITDA से यहाँ पे नेट कैश बैलेंस कैसे आया है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। कंपनी का कंसोलिडेटेड डेप्ट का फिगर है, ये जो पहले था डेप्ट यहाँ पे मार्च 2020 में जो कितना डेप्ट था ये वो है। और अगर आप देखोगे और ये कैसे कैसे रिड्यूस हुआ है, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे कैसे कैसे यहाँ पे ग्रॉस डेप्ट 2020 मतलब जो दिसंबर 20 में था वो कितना कम हुआ है, फिर यहाँ पे मार्च 21 के अंदर कितना हुआ है, और ये नेट डेप्ट का फिगर है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये लोन मूवमेंट है, फिर यहाँ पे लोन मूवमेंट है, ये सारा जो है ना ये बिल्कुल वो अपना ये लोन का रीपेमेंट वगैरह है। उसी के अलावा कंपनी ने थोड़ी बहुत लीज लिए, तो उनके अलावा यहाँ पे थोड़े बहुत छोटे छोटे लोन लेने पड़े, बट ओवरऑल आप देखोगे ना तो बड़े बड़े लोन का कितना पेमेंट किया है। तो ये सारी चीज़ें हैं ओवरऑल यहाँ पे आप देख सकते हो। और ये अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। ये डेप्ट का जो सबसे बड़ा कंसर्न था ना वो यहाँ पे ख़त्म होता जा रहा है। वहीं पे हाईएस्ट एवर एनुअल डिलीवरीज अगर आप देखते हो तो यहाँ पे ये एनुअल डिलीवरीज के यहाँ पे चार्ट दे रखे हैं। उसी के अलावा डिलीवरी वॉल्यूम, स्टील प्रोडक्शन और सेगमेंट वाइज डिलीवरी अगर आप देखते हैं तो वो यहाँ पे आप देख सकते हो। अभी ये 3-4 जो होते हैं कंपनी के जो सेगमेंट है, डाउन स्ट्रीम, BPR, ऑटोमेटिव, IPP और एक्सपोर्ट, तो ये सारे तरह के कंपनी के ओवरऑल यहाँ पे परफॉर्मेंस है। ठीक है। वहीं पे अगर यहाँ पे कंपनी ने बोला है कि हम लोग स्ट्रेटेजिक और वो सब काम करते रहेंगे, ये कंपनी के जो 4 सेगमेंट है उसके अंदर मैं आपको बता सकता हूँ ये क्या क्या है। ब्रांडेड स्टील वगैरह होता है, फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए जो काम होता है प्रोजेक्ट्स वगैरह में, ऑटोमेटिव के अंदर और डाउन स्ट्रीम के अंदर ये ऑडिटोरियम वगैरह और इन सब में यहाँ पे काम करती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसी के अलावा अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे तो ये जो है ना ये हाई एंड वैल्यू एडेड इंजीनियरिंग सेगमेंट है, जिसके अंदर भी 46% की ग्रोथ है। और इसका जो मार्जिन होता है ना ये सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि ये जो इसकी स्टील की डिमांड है ना ये बहुत बहुत ज़्यादा है, बट ये बनाने वाली कंपनीज बहुत कम है। कंपनी ने नए नए जो अभी अगर आप देखोगे तो न्यू प्रोडक्ट्स जो लॉन्च किए हैं वो बेसिकली ये सारे प्रोडक्ट्स किए हैं। इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बट ओवरऑल मैं आपको बता सकता हूँ ये सारे प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। अभी अगर आप देखना चाहते हैं तो ये सारा मटीरियल बिजनेस वगैरह है और ये सारी चीज़ें हैं। उसी के अलावा EBITDA वगैरह की बात कर चुका हूँ मैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अभी ये टाटा स्टील BSL के बारे में बताया गया है कंपनी ने, ये कैसा कैसा यहाँ पे कंपनी ने काम किया है और यहाँ पे ये सारी चीज़ें। फिर टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स के बारे में हम लोग ऑलरेडी हमारे टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट की वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। दोनों ही कंपनी के जो बिजनेस थे ना उन्होंने बहुत ही शानदार परफॉर्म किया है। वहीं पर टाटा स्टील यूरोप का जो बिजनेस है उसके अंदर भी बहुत अच्छा काम हुआ है, और ये एक बहुत बड़ा कंसर्न था। अगर आप देखोगे तो पहले जहाँ पे इनका EBITDA नेगेटिव था वो अब यहाँ पे EBITDA पॉजिटिव आ गया है, तो ये कंपनी के लिए एक अच्छी बात है। वहीं पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे शार्प इंप्रूवमेंट है EBITDA के अंदर, और ये टाटा स्टील SEA है, ये एक और इनकी सब्सिडरी है, और ये सारी चीज़ें हैं। वहीं पे अगर आप देखोगे बिजनेस आउटलुक, ये अब कंपनी का टोटल आउटलुक है। अब यहाँ पे कंपनी बोल रही है ग्लोबल स्टील डिमांड जो है 5.8% से बढ़ने की उम्मीद है। इंडिया की स्टील डिमांड यहाँ पे कंटिन्यू टू बी बर्न सपोर्टेड बाय इकोनॉमिक रिकवरी एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड इंप्रूव लिक्विडिटी। वहीं पर अगर आप बात करें EU और UK में भी यहाँ पे हेल्दी डिमांड देखने की उम्मीद है। वहीं पे कोविड-19 के कारण यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, कंपनी ने ऐसा बोला है, बट यहाँ
पे इंटरनेशनल मार्केट यहाँ पे अपॉर्चुनिटी यहाँ पे अच्छी है। स्टील प्राइजेज यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी बोल रही है टू रिमेन बोएंट, मतलब यहीं पे लगभग इसी लेवल्स पे रहेगी। इंडिया में अगर आप देखोगे स्टील प्राइजेस टू रिमेन रेजिलेंट, मतलब लगभग उनका मानना है कि जो स्टील प्राइजेस वगैरह है, स्टील डिमांड वगैरह है, यहाँ पे हाई रहेंगी और आयरन और जो इनका रॉ मटेरियल होता है उसकी भी प्राइजेस हाई रहेंगी, ठीक है। उसी के अलावा अगर आप देखोगे तो कुकिंग कोल जो इनका काम आता है सबसे बड़ा, एक आयरन ओर के बाद जो कोल होता है, तो उसकी भी यहाँ पे कंपनी बोल रही है कि जो प्राइस है वो कम हो जाएगी थोड़े बहुत नियर टर्म में। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब अगर आप देखते हो तो ये सारा कंपनी का, और बाकी अब कैसे कैसे कंपनी ने परफॉर्म किया है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। अब ये क्यू ऑन क्यू वेरिएशंस किस कारण से आए हैं आप वो यहाँ पे देख सकते हो। अभी अगर आप देखोगे ना तो इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस क्यों बढ़ा है, क्योंकि स्टील रियलाइजेशन बढ़ गया और स्टील की डिलीवरीज हुई। वहीं पे अगर आप देखते हैं तो प्रॉफिट अगर आप देखोगे एक्सेप्शनल आइटम में क्या है, यहाँ पे इम्पेयरमेंट वगैरह कंपनी ने बुक किया था जिसके कारण ये हो रहा है। झारिया लोकेशन के लिए यहाँ पे कंपनी ने एक्सपेक्ट वो किया है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस है। मतलब क्यू ऑन क्यू जो एनालिसिस है वो यहाँ पे कंपनी ने किया है कि क्यू ऑन क्यू फिगर्स में कैसे कैसे यहाँ पे चेंजेस आए हैं, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि मैंने बताया तो रॉ मटेरियल की प्राइसेस यहाँ पे हाई थी, तो यहाँ पे अब रॉ मटेरियल की प्राइस यहाँ पे हाई होने के कारण यहाँ पे सभी जगह आयरन ओर की प्राइस के कारण ये हायर दिख रहा है। उसी के अलावा ये स्टैंड अलोन है और फिर यहाँ पे लॉन्ग प्रोडक्ट्स का है, ये बहुत ही शानदार है। और यहाँ पे ये जो पूरी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है ये वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है जो अभी तक हम लोग ने देखी है। और यहाँ पे आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो कैसे कंपनी यहाँ पे काम करती है और ये कैसे, अब ये थोड़े बहुत ओवरऑल जो चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें हैं। अब हम आ जाते हैं कंपनी के बैलेंस शीट वगैरह पे और यहाँ पे उनका पूरा जो चिट्टा बिट्टा जान लेते हैं और वैल्यूएशंस पे बात कर लेते हैं। चलिए, तो वैल्यूएशंस की अगर हम बात करें 1,28,000 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। वहीं पे जो नेटवर्थ है वो कंपनी की 74,000 करोड़ की है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो प्राइस टू बुक रेशो आता है 1.73 का आता है जो कि बहुत कम है। बुक वैल्यू पर शेयर अगर आप देखते हैं तो 620 है और वहीं पे करंट प्राइस जो चल रही है 1,070 चल रही है। और वहीं पर अगर हम बात करें कंपनी में यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी की 11%, आरओसी 13% है। वहीं पे अगर आप देखते हो तो पी रेशो जो बैठ रहा है वो लगभग 15 का बैठ रहा है जो कि बहुत ही कम है। अगर आप जेएसडब्ल्यू स्टील से अगर इसे कंपेयर करते हैं ना तो ये काफ़ी कम वैल्यूएशंस पे ट्रेड हो रहा है और आने वाले टाइम में इसका जो अभी करंट रेशो जो मैंने बताया 0.85 हो गया है। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल यहाँ पे ईवी टू इबिटा रेशो भी यहाँ पे 6.44 है। तो यहाँ पे हाईली अगर आप देखोगे तो वैल्यूएशंस काफ़ी अच्छे हैं एंड अट्रैक्टिव है। वहीं पर अगर हम बात कर लेते हैं कंपनी प्रमोटर्स वगैरह की, तो आप सभी को पता है जो टाटा के प्रमोटर्स होते हैं वो नॉर्मली यहाँ पे शेयर में इतनी ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे प्रमोटर का स्टेक एकदम सेम रहा है। यहाँ पे एफआईआईज ने अपना स्टेक बढ़ाया है। अगर हम देखें कौन से कोई बड़े एफआईआई ने खरीदा है क्या, तो वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे अभी अगर जो आप देखोगे गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल ने अपना स्टेक खरीदा है। डीआईआईज ने अपना स्टेक यहाँ पे उल्टा कम किया है, जो हमेशा उल्टा चलते हैं। गवर्नमेंट का स्टेक यहाँ पे एकदम सेम है। पब्लिक में यहाँ पे कोई बड़ा स्टेक अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोई है नहीं, बस यहाँ पे एक एनपीएस ट्रस्ट है जिसने यहाँ पे अपना जो स्टेक है वो थोड़ा बढ़ाया है। वहीं पे अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की। तो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे जो ब्रोकरेजेस हैं वो यहाँ पे इस पर बहुत ज़्यादा ओवरवेट है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले इन्वेस्टेक की, तो 1175 का टारगेट, सीएलएसए का टारगेट यहाँ पे करीबन 1150 का, जेफरीज का टारगेट 1125 का, मैक्वायरी का टारगेट 1045 का और मॉर्गन स्टैनले का टारगेट 1000 रुपये का है, जेपी मॉर्गन का टारगेट 1250 का है। ओवरऑल यहाँ पे जो कंसेंसस है वो टारगेट लगभग जो कंसेंसस एस्टिमेट मतलब एवरेज टारगेट जो दिया गया है वो यहाँ पे करीबन 1200 रुपये 1100 रुपये तक के टारगेट है, जो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत ही शानदार है। हमें आने वाले टाइम में ये एक मोमेंटम अभी जो बना है ये सारी चीज़ों के कारण, ये अभी रिजल्ट्स के कारण और स्टील प्राइजेस के कारण, तो आने वाले टाइम में अगर आप देखोगे तो लगभग यहाँ पे 1200 रुपये तक के शॉर्ट टर्म लेवल्स यहाँ पे आप देखने को मिल सकते हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टेक्निकली भी कंपनी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर आप देखोगे तो अभी इनका मोमेंटम बहुत ज़्यादा बना हुआ है। अगर आप देखोगे इनका जो मोमेंटम स्ट्रांग है और वहीं पर जो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो आरएसआई भी ओवरबॉट जोन में ज़रूर आ गया बिकॉज इतनी ज़्यादा रैली आ चुकी है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे हाईली वोलेटाइल है और डिलीवरी वॉल्यूम यहाँ पे कंटिन्यू यहाँ पे कम हो रही थी बिकॉज यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी ये स्टील प्राइसेस को और यहाँ पे रिजल्ट को लेके, बट यहाँ पे ओवरऑल अब यहाँ पे बहुत ही अच्छा है। रेजिस्टेंस कितना है 1090 का, जो मेरे को लगता है आज आराम से तोड़ देगा। अगर ये रेजिस्टेंस तोड़ता है तो यहाँ पे हमें यहाँ पे 1100 रुपये और 1150 तक के टारगेट जो अगर आप देखने चाहते हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। सपोर्ट लेवल क्या है, 1050 का सपोर्ट लेवल है, उससे नीचे नहीं जाना चाहिए और ऑब्वियसली नहीं जाएगा। ये 1100 रुपये का तो अभी रेजिस्टेंस तोड़ ही चुका है। तो यहाँ पे पहला टारगेट शॉर्ट टर्म के लिए 1150 का होगा जिन लोगों ने रिजल्ट के चलते लिया है।
थोड़ी बहुत अगर आप आज वेट कीजिए, अगर आज 1150 आता है तो ठीक है, नहीं तो आप अपने 1100 रुपये में ही आज अपनी पोजीशन काट लीजिएगा। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जिन्होंने रिजल्ट के हिसाब से लिया था, ओवरऑल जो हमारे टारगेट है पूरे साल के लिए 1300 रुपये के, वहीं पे एक मीडियम टर्म टारगेट मैं आपको बता दूं 1200 रुपये तक का टारगेट है। और अब यहाँ पर थोड़ी बहुत जो टाटा स्टील बीएसएल में और टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट में भी आपको रैली देखने को मिल सकती है। कल हमने देखा था टाटा स्टील बीएसएल का भाव यहाँ पे 95 में आ गया था, तो अच्छे रिजल्ट के चलते लगभग 100 रुपये तक यहाँ पे पहुंच जाएगा, शायद पहुंच भी गया होगा। तो ये था पूरा कंप्लीट एनालिसिस, जहाँ पे हम लोग ने सारी चीज़ें जान ली टाटा स्टील से रिलेटेड। बहुत ही शानदार रिजल्ट है, हर तरफ से परफॉर्मेंस बहुत जोरदार है। अब आने वाले टाइम में ये जेएसडब्ल्यू स्टील को यहाँ पे कॉम्पीट कर सकता है। अब जब आएंगे जेएसडब्ल्यू स्टील तो हम लोग यहाँ पे दोनों की वैल्यूएशंस कंपेयर करेंगे। वैल्यूएशंस के टर्म में मैं बताऊँ, टाटा स्टील कम वैल्यू पे ट्रेड हो रहा है जेएसडब्ल्यू स्टील से, अगर आप कंपेयर करते हैं तो ये सारी चीज़ें थी। ओवरऑल यहाँ पे बिजनेस बहुत पॉजिटिव रहा है। ये हमारा पूरा एनालिसिस था टाटा स्टील पे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो सभी टाटा स्टील के शेयर होल्डर्स के साथ। बाकी तीनों वीडियो आप जरूर देख सकते हैं, आई बटन दबा के। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।